हेलो दोस्तों, एग्जाम आया में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, रिसोर्सेज की कमी है तो सारे लेक्चर्स जो भी हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बनाना पड़ रहा है, एक साथ नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ 5 होंगे इन नंबरिंग ए 260 पेज बुक। 260 पेज की बुक है तो 5 कितनी बार आया होगा? सीधी सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ चुका है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको एक थोड़ा सा चीज, थोड़ी सी कॉमन सेंस देखना। 260 की पेज की बुक का मतलब क्या हो गया? एक से लेके 260 के बीच 5 कितनी बार आएगा, बस इतना ही। अब इसमें लॉजिक लगाने बैठिएगा तो लॉजिक लगाते रहिए, उससे कम टाइम में आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कैसे, एक से लेके 10 तक में 5 एक बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा? एक बार। उसी तरह 11 से लेकर 20 तक में 5 एक बार। 21 से लेकर के 30 के बीच में 5 एक बार। क्यों, क्या आएगा? 1 से लेकर 5 के बीच में 5, यहां 15, यहां 25, यहां पर 31 से लेकर 40 के बीच में एक बार 35, 40 से लेकर के आप 50 के बीच में 5 दो बार आएगा। कौन कौन सा आएगा? एक 45 में और एक 50 में। 50 से 51 से लेकर के 60 के बीच में 5 10 बार आता है। कैसे, देख लीजिए। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, तो कितनी बार आया? 5 10 बार। अब ये 51 वाला हो या 151 हो, है ना, ये हो, तो भी 5 कितनी बार आएगा? 10 बार। अगर इसकी जगह आप 2 लिखेंगे 251 वाला, तो भी आपको कितनी बार आएगा? 5 10 बार। क्लियर? राइट। तो ये कितनी बार आ गया? 10 बार। उसी तरह 61 से लेकर 70 के बीच में एक बार। 71 से लेकर 80 के बीच में एक बार। ये हो गया आपको 65, ये 75। 81 से लेकर 90 के बीच में एक बार 85, और 91 से लेकर के 100 के बीच में भी एक बार 95। कितना आसान हो गया, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 to 6 7 8 9 10, और 10 और प्लस 10 20। यानी यहां से यहां तक के बीच में 20 टाइम्स। उसी तरह अगर इसकी जगह 101 से लेकर के 200 के बीच में निकालेंगे तो भी 20 टाइम्स। 101 से लेकर के 200 के बीच में निकालेंगे तो भी 20 टाइम्स। और 200 से लेकर के 260 के बीच में निकालेंगे अगर आप, तो कितनी बार आ जाएगा? अगर आप इसी चीज को 200 से लेकर के 260 के बीच में निकालेंगे तो कितनी बार आएगा? देख लीजिए, जैसे ये दे रखा है अप टू 260 तक, तो क्या क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 और 10। ये कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 20 प्लस 16, यानी 56 बार जो है 5 आएगा। 260 पेज की बुक में 5 कितनी बार आएगा? 56 टाइम्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए देखिए, क्वेश्चन को ना सिंपल तरीके से सॉल्व किए होंगे। अगर आपने थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाई होगी जिन पेपर में, तो आपने क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लिया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही आपको सिंपल है। अब बताइए इसमें क्या लॉजिक? मेंटल एबिलिटी है, और तो कुछ है नहीं। मेंटल एबिलिटी है कि आप शांति के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जा रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46। 46 46 क्या कह रहा है? 1 1 2 1 3 2। देखिए पढ़ रहा हूं मैं कैसे है। 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2। देखिए 1 4 3 2, फिर क्या है? 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2। इसके आगे डॉट डॉट डॉट। अब क्या आएगा? नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज आएगा 1 6 4 1 6 5 4 3 2। उसका नेक्स्ट सीरीज क्या होगा? 1 7 6
5 4 3 2। क्या 28 टर्म हो गया? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। देखिए सीरीज बस ऐसी ही थी, सीरीज बस इतना ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो क्या है ये? देख रहे हैं सीरीज कैसे बन रही है? सीरीज आपको बन रही है बहुत सिंपल बन रही है। आप अगर इसको यहां तक इस सीरीज में अगर आप देखिएगा, आपको कंफ्यूजन होगा कि चल क्या रहा है। 1 1 के बाद 1 2 आ रहा है, फिर 1 3 2 आ रहा है, तो सीरीज ऐसे लगा के चल रहा है। देखिए 3 2 1 5 4 3 2, देख रहे हैं ऐसे बढ़ते जा रही है सीरीज। बस सिंपल है। अब सबको ऐड करने बोल रहा है, तो 1 का 1, 1 प्लस 2, ये क्या हो गया आपको 3, 3 में 3 ऐड कर दीजिए 6, 4 एक्स्ट्रा ऐड हो गया 10, 5 एक्स्ट्रा ऐड हो गया 15। अब इसके बाद जो 1 6 5 4 3 2, 6 एक्स्ट्रा ऐड हो गया 27, 5 4 3 2 7 एक्स्ट्रा ऐड हो गया 28। ये सबका जोड़ने के बाद आपको 84 आ जाए। बस इतनी सी सिंपल सीरीज है। आपको सीरीज में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आखिर बार बार 1 क्यों आ रहा है। आप देखिए कई बार आप बोलेंगे कि यहां पर तो करना इजी है, वहां पर पेपर के बीच में प्रेशर में क्लिक करता है। बिल्कुल पॉसिबल है आपका क्लिक करे या ना क्लिक करे, लेकिन आपको सीरीज में देखना तो पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 1 बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। 1 यहां आ रहा है, फिर 1 यहां आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। आखिर 1 इतनी बार क्यों आ रहा है ना? यानी कुछ तो चल रहा है। और 1 कितने देर के बाद आ रहा है? तो 1 पहला तो एक ही बार के बाद आ गया, फिर 1 एक गैप छोड़ के आया, फिर 1 2 गैप छोड़ के आया, फिर 1 3 गैप छोड़ के आया, है ना? यानी 1 अब 4 गैप छोड़ के आएगा, यानी यहां 1 फिर आएगा। ऐसे करके देख सकते हैं कि 1 पहले एक भी गैप छोड़ के नहीं आया, फिर एक गैप छोड़ के आया, फिर 2 गैप छोड़ के आया, फिर 3 गैप छोड़ के आया, है ना? और जितनी बार गैप छोड़ के आया उसमें क्या है? पहले गैप में 2 दे रखा है, दूसरे गैप में 3 2 दे रखा है, तीसरे गैप में 4 3 2 दे रखा है, चौथे गैप में 5 4 3 2 दे रखा है। तो नेक्स्ट गैप में क्या होगा? 6 5 4 3 2, उसके नेक्स्ट गैप में 7 6 5 4 3 2, है ना? 1 अब एक रिपीटेशन है, 1 का एक सीक्वेंस बना रहा है। पहले वो एक भी गैप छोड़ के नहीं आया, फिर 1 गैप छोड़ के आया, फिर 2 गैप छोड़ के आया, फिर 3 गैप छोड़ के आया, फिर 4 गैप छोड़ के आया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ना एक बार देखना पड़ता है, इसीलिए मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर इसमें नहीं, आप जल्दीबाजी में रहिएगा कि मुझे 55 के 55 करने हैं, यहां तो सिर्फ पास करना था, तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देना है। 52 क्वेश्चन पूछे हैं, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दीजिएगा। लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चन ही सिलेक्ट करते, 25 ही सिलेक्ट करते, तो अगर आप मान लीजिए आपने 30 सिलेक्ट किया होता, तो एक क्वेश्चन पे 2 मिनट देने का तो टाइम होता आपके पास, आराम से आप सोच सकते थे, है ना? तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत क्वेश्चन के पीछे मत भागिएगा, क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिएगा। और जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने मेरी ये बात मानी है, जिनका पिछले 2 साल से सीसेट नहीं क्लियर हो रहा था, उन लोगों का क्लियर हो गया है। मेरे लेक्चर से उन लोगों को बहुत फायदा हुआ और उनका लेक्चर क्लियर हो गया। उनका जीएस क्लियर हो रहा था, बार बार उनके जीएस में 100+ नंबर आ रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से उनका सीसेट क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 47 क्या कह रहा है? 47 कह रहा है कि एक पर्सन है, वो 3 आर्टिकल बाय करता है। क्या क्या आर्टिकल बाय करता है? पी प्लस क्यू और आर। कितने में? 3330 रुपए में बाय करता है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? पी कॉस्ट 25% मोर देन आर। पी का जो कॉस्ट है आर से 25% ज्यादा है। कितना? 25%। और आर का कॉस्ट जो है वो मोर देन 20% है क्यू से, क्यू से 20% मोर है। ठीक है, तो पहले पी का देख लेते हैं। पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा आर प्लस आर इंटू 25%। क्वेश्चन को सिंपल ढंग से सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और आर क्या हो जाएगा? क्यू प्लस क्यू इंटू 20%, यानी क्या हो जाएगा? 120 1.2 क्यू, राइट, 1.2 क्यू, है ना?
अब यहां से देखिए हमें क्या चाहिए, पी की वैल्यू पूछ रहा है तो आर को पी के टर्म्स में निकाल लेंगे। क्या करेंगे, आर को पी के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर इज पी अपॉन 1.25, यानी आर क्या हो गया, आर हो गया 4/5p। चलिए ये आ गया। यहां पर क्यू को भी हमें निकालना है, क्यू चाहिए, ये भी पी के टर्म्स में, तो 1/1/2 क्यू, राइट। तो 1/2 का क्यू का मतलब 10/12 क्यू, यानी सॉरी आर आएगा ना, आर यानी कि कितना हो गया 5/6 आर। आर कितना आपका आ रहा है, आर आ रहा है 4/5p, 5/6 इंटू 4/5p, यानी 2/3p। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमें, क्यू की वैल्यू आ गई 2/3p। आर आ गया, आर आ गया पी के टर्म्स में, क्यू आ गया पी के टर्म्स में। ये दोनों क्यों निकाला, क्योंकि पी क्यू आर हमें दे रखा है 3330, राइट। और हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्यू आर को हम पी के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो p प्लस 2/3p प्लस 4/5p, ये हो गया 3330, राइट। p कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा 15, ये हो गया 15 प्लस 5 10 3 12, 3330 p इंटू 37/15 3330, राइट, 3330। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3330 इंटू 15/37। 37 से कितने टाइम्स में जाएगा ये, 37 से 9 टाइम्स में 90, तो p की वैल्यू हो गई 15350। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है ना। तो ये हो गया आपका 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 48, राइट। अब देखते हैं 48, ठीक है। क्या देखेंगे 48। 48 क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कराए हैं, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कराए हैं और मैंने बहुत ही अवेयर किया है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। जिन्होंने भी मेरा ये लेक्चर देखा होगा और उनको ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही हुआ होगा, और जो भी देख रहे हैं उन्होंने इस क्वेश्चन के लिए मुझे थैंक्स भी किया है, क्या कि इस टाइप का सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है ए बी प्लस सी डी, इसकी वैल्यू है 1CE, ठीक है। आपको ए की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि बोला हुआ है कि ABCDE ये डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, यानी डिफरेंट डिजिट्स हैं, नंबर नहीं है, डिजिट्स हैं। तो डिजिट का मतलब ही क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट्स है ना जिनसे मिलकर के नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट डिजिट्स है। अब देखिए इसको कहने का क्या मतलब है, अगर यहां पर ये आ रहा होगा तो यहां दो ही सिचुएशन बनती है, b प्लस डी इक्वल टू ई का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी 1। अगर यहां पर आप जीरो, दोनों जीरो हो तो ये जीरो, ठीक है। और लेकिन ये क्या कह रहा है, ये डिस्टिंक्ट डिजिट बोल चुका है, और एक मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब ये भी 9 हो और ये 9 हो और ये 8 हो, यानी 17, यही होगी नहीं मैक्सिमम वैल्यू 17 ई की, यानी हर केस में 17 का मतलब क्या हो गया 10 इंटू 1 प्लस 7। अगर यहां 17 आ रहा होता इस दोनों को जोड़ करके तो आप यहां 7 लेते, यहां 1 लेते, यही करते ना, यही करते, राइट। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहां पर ये जो डिजिट है, क्योंकि ये चूंकि दे रखा है, इफ ये दे रखा है दोनों केस में, ठीक है। तो अगर आप दोनों केस लेकर के देख लीजिए, अगर वो लेस देन आ रहा हो और ग्रेटर देन आ रहा हो, ठीक है, तो
लेस देन में लेस देन 10 ये नहीं आएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 10, या फिर अगर आप इसको ऐसे करते हैं b प्लस डी, यानी कि e की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन करते हैं, तब इजिली सॉल्व हो जाएगा। 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए प्लस सी क्या हो जाएगा, 1c। अब यहां पर आप कौन सी वैल्यू लें कि उसको इसमें ऐड किया जाए तो 1c आ जाए। देखिए अगर 1 प्लस सी मिलकर के 10 बन जाए मेरा, तो 10 प्लस सी क्या हो जाएगा, 1c। सिंपल, सी भी एक डिजिट ही है ना। अगर सी की वैल्यू 1 लेंगे तो 11, सी की देखिए अगर मैं ए को 9 ले लूं, सी की वैल्यू को 1 लूं तो क्या हो गया 11, 2 लूं 12, 3 लूं 13, 4 लूं 14, 5 लूं 15, 6 लूं 16, 7 लूं 17। देख रहे हैं एक लाइन से, मतलब अगर आप फिर अगर 9 लेंगे तो 19, 8 लेंगे तो 18। मतलब कहने का क्या मतलब हो रहा है, 1c तो c, c 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 c, है ना। एक और आपके लिए कर देता हूं, 1 प्लस 9 प्लस 8 18। अब 9 तो लेंगे नहीं, डिस्टिंक्ट डिजिट है, दोनों डिस्टिंक्ट डिजिट है। अब 8 8, ठीक है, राइट। अब आप ये मत कहना कि यहां भी तो 1 है, भैया ये 1 कैरी है, यहां से जो आया था कैरी, राइट। b प्लस डी ग्रेटर देन e, अगर मान लीजिए e आपको 17 आ रहा है तो 17 का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 1 प्लस 7, यानी 7 यहां लिखाता है और ये जो 10 का 1 है ये उठ करके यहां चला जाता है, राइट। इसी टाइप से ये मैंने बहुत समझाया है, चाहे ये मल्टीप्लीकेशन में हो, यहां तो सिंपल एडिशन है, मैंने मल्टीप्लीकेशन पे कैसे आ रहा है तब समझाया है, सारा कुछ समझाया है, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या हो गया, ए 9। जिन्होंने मेरा ये लेक्चर देखा होगा, ठीक है, सिंपल है। मैंने कई बार जो नंबर सिस्टम का पहला या दूसरा लेक्चर ही है, पहला या दूसरा लेक्चर जो मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है कि यूपीएससी एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे बहुत क्वेश्चन देती है, तो उसमें ही यही है। आप जाकर के नंबर सिस्टम का मेरा पहला लेक्चर देखें, ठीक है, उसमें मैंने इन्हीं सब चीजों को बताया है, पहला या दूसरा होगा, ठीक है। लोग को लगता है कि सब्सट्रैक्शन तो सिंपल सब्सट्रैक्शन है, एडिशन सिंपल ये है एडिशन, लेकिन यूपीएससी सिंपल ढंग से एडिशन नहीं दे रही है कि 51 प्लस 44 इक्वल टू 95, ये नहीं दे रही है। यूपीएससी क्या दे रही है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू 1c e, वैल्यू फाइंड कीजिए, सिंपल। तो जिसके लिए सब्सट्रैक्शन, जिसको एडिशन आता है, बेसिक एडिशन आता है, वहां वो क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर ले जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या कह रहा है, 3 डिस्टिंक्ट नंबर है, ठीक है, एक्स वाई जेड 3 डिस्टिंक्ट नंबर है, अलग अलग नंबर्स हैं, आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स जो है क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बार बार बोला है कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है ना, ताकि आपको क्लियर रहे, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नेचुरल नंबर ही क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, 1 से 7 तक, इन्हीं के सेट से बनाना है, सच दैट x ग्रेटर देन 2y और ये z, ठीक है। तो कितने डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट पॉसिबल हैं, कितने डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट पॉसिबल है, तो चलिए देखते हैं। पहला, इस सेट में पहले हम सबसे बड़ा नंबर से ही उठाते हैं, सबसे बड़ा नंबर 7 ले लिए, क्योंकि x सबसे बड़ा होना चाहिए, इन्हीं में से चूज हो रहा है। x ये किससे बड़ा हो सकता है, तो 2 इंटू, क्योंकि इसको ही बड़ा होना है 3 से, राइट। y की वैल्यू मैंने 3 ले ली और z की वैल्यू 1 ले ली, तो ये पॉसिबल है ना। 7 बड़ा हो गया 6 से, 6 बड़ा हो गया 1 से, तो x की वैल्यू आ गई आपको x
वाई जेड। तो एक्स की पहली वैल्यू क्या आ गई? 7, 2 और 1। ये हो गया पहला। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। 7 की और कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 7 की और कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर 2 ले लें, अगर यहां पर 2 ले लें और यहां पर 3 लें, नहीं सॉरी, इसको 1 ही रहने दें। अगर हम y को 2 ले लें, पहले 3 लिया था y को, है ना, y को 3 और 1 लिया था, 7 3 1। ये देखिए सेम कलर से लिखने पे यही प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए अब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 3, ये 1, अब ये 2, ये 1 ले सकते हैं ना, राइट? अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3, कंडीशन चल रहा है हमारा जो बोला था। तो क्या क्या हो जाएगा? 7 2 1। नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या पॉसिबल है? 6। 6 सेम यहां पर भी चलते हैं। 2 3 दे रखा है, तो 6 ग्रेटर देन किससे होगा? 4 से और 1 से। तो क्या हो गया? 6 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3, यानी 6 2 1। सिमिलरली 5 के लिए भी हो जाएगा यही चीज, 2 इंटू 2 और 1, 5 4 3। इसके अलावा कोई पॉसिबल है? देखिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम यहां पर 4 ले लेंगे तो मिनिमम अगर हम यहां पर 1 लेंगे 2 की जगह, यहां पर मान लीजिए 1 आपने 1 इसको 4 ले लिया, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है। अब यहां क्या लीजिएगा बताइए? अगर यहां पर अगर आप 2 लेते हैं तो 4 4 से बड़ा नहीं होगा, यहां 1 लेते हैं, ठीक है, यहां, और अगर यहां पर आप 3 लेते हैं तो यहां क्या लीजिएगा? तो ऑटोमेटिकली ये 6 हो गया। तो इससे बड़ा ये लास्ट है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 4 ट्रिपलेट्स पॉसिबल है। कौन कौन से हैं? 7 3 1, 7 2 1, 6 2 1, 5 2 1। ठीक है, यही पॉसिबल है। तो देखिए कितना सिंपल था, आपको बस मल्टीप्लीकेशन करना है। देख रहे हैं, इससे पहले वाला एडिशन था, इससे पहले वाला क्या नाम है, ये वाला मल्टीप्लीकेशन था, इससे पहले वाला एडिशन था। अब बताइए, अब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन आपको दे रहा है और उसमें भी आप गड़बड़ कर रहे हैं कि कौन किससे बड़ा है छोटा है, ये भी नहीं पता हो रहा है, तो अब क्या बोला जाए? जाकर के मेरा सबसे पहला लेक्चर देखिए जिसमें मैंने आपको बताया है, जो मैंने नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर ही है, उसमें यह बताया है कि ग्रेटर कौन ज्यादा होता है, असेंडिंग ऑर्डर कौन होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलर नंबर क्या होता है, ग्रेटर नंबर क्या होता है। सेकंड लेक्चर से मैंने एडिशन मल्टीप्लिकेशन बताया है, वहां पर जाकर के देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। एकदम सिंपल चीजें हैं जो वहीं से उठ करके आई हुई हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 50। अभी तो सॉल्यूशन एक बार दे दूं तो मैं आप लोग को प्रूफ भी दूंगा, एक लेक्चर प्रूफ का भी बना दूंगा कि मेरे लेक्चर से सीधे उठ करके आए हुए हैं चीजें, कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है। अब सेम क्वेश्चन मिल जाना तो टफ चीजें है ना, एक डिजिट मिल जाए 100, क्योंकि डिजिट तो कोई भी वेरी कर सकती है ना। अब देखिए कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगो, 1 एप्पल। पहले तो मान लेते हैं एक ऑरेंज जो है उसका कॉस्ट है आपको x रुपीज, 1 मैंगो का कॉस्ट है आपको y रुपीज, और 1 एप्पल का कॉस्ट है z रुपीज। ठीक है, सिंपल। कंडीशन क्या दे रखा है? कह रहा है कि 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगोज प्लस 8 एप्पल, इसकी वैल्यू जो है वो है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगोज प्लस 5 एप्पल। ये कह रहा है, तो देख लेते हैं क्या है।
पहले यहां तक देख लेते हैं क्या क्या रहा है। 4 ऑरेंज का मतलब क्या हो गया 4x, 6 मैंगो 6y, 8 एप्पल 8z। ये किसके बराबर होगा 2 इंटू 1 ऑरेंज x, 2 मैंगो 2y, 5 एप्पल 5z। यही चीज कह रहा है, ठीक है। यानी कि आपको हो गया 4x प्लस 6y प्लस 8z, 2x प्लस 4y प्लस 10z। सबको एक साथ कर ही लेते हैं, इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x प्लस 6z माइनस 4y इक्वल टू 10z माइनस 8z। यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2z। देखिए एक चीज तो आ गया z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये तो इसी इक्वेशन से आ गया। तो इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो। स्टेटमेंट 2 की तरफ पहले चलते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो इक्वल टू 1 एप्पल, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो ये तो इससे ही निकल गया, ये तो इससे ही निकल गया। तो स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, ये तो क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आया है, ये हमें इससे क्लियर हो गया है, ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस, 3 ऑरेंजेस प्लस 5 मैंगोज, 5 मैंगोज प्लस 9 एप्पल, 9 एप्पल इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगोज, 6 मैंगोज प्लस 8 एप्पल्स, 8 एप्पल्स। देखते हैं क्या होता है। 3 ऑरेंजेस का मतलब x, y, 9 एप्पल z इक्वल टू 4x, 6y प्लस 8z। चलिए 9z माइनस 8z निकाल लेते हैं यहाँ। ये हो गया 4x माइनस 3x, 6y माइनस 5y, z इक्वल टू यहाँ भी x प्लस वाई आ गया, हो गया सेम चीजें, क्योंकि z की वैल्यू क्या आ चुकी है हमें ऑलरेडी, x प्लस वाई है z की वैल्यू, तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। पहला जो हमें नॉर्मल कंडीशन दे रखा था उससे आ गया था z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी ये भी सही है, और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ ही गया, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बोथ, यानी ऑप्शन सी। 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। ये क्वेश्चन तो एकदम आपको फ्री का नंबर था, ये क्वेश्चन आपके लिए फ्री का नंबर था। अब बोलिएगा कि कैसे, 32 की पावर 5 दे रखा है पहला, और 2 की पावर 27 दे रखा है, किससे डिवाइड होगा। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 5, 2 की पावर 27, 27, ये क्या हो गया 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27, 25 को कॉमन ले लिए, 1 प्लस 2 की पावर ये इंटू 5, यहां से मैंने 2 निकाल दिया, 25 इंटू 2, तो क्या आ गया 2 की पावर 24 इंटू 10, सीधा ऑप्शन सी, 10 से डिवाइड हो रहा है, इसमें करना ही क्या है। और ऐसे भी सोच लीजिए, ये तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, 2 इवन नंबर कभी ऑड से डिवाइड हो रहा है क्या, समझे। यहां पर अगर नहीं हो सकता, 6 है, ऑड से डिवाइड होगा 3 से, अगर लास्ट में 6 आ गया डिपेंड करता है, लेकिन 3 का जैसे टेबल देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ऑड से नहीं डिवाइड होगा तो क्या हो जाता है, 3 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में 12, लास्ट में अगर 12 आ जाए तो हो जाएगा, तो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 7 से भी डिवाइड हो सकता है, राइट, 7 6 42, 11 से अगर 22 आ रहा हो तो। लेकिन उसके लिए सबसे सिंपल क्या है, इस प्रोसेस से चलते हैं, ठीक है, प्रोसेस से चले हम, वहां पर तुक्केबाजी नहीं करेंगे, प्रोसेस से चलेंगे।
तो 2 सिंपल आ गया 10। अब 10 आ रहा है तो 10 से डिवाइड होगा ही होगा, है ना। 10 आ रहा है तो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। तो क्या हो गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन ये एकदम देख रहे हैं, बहुत सारे जो आपको आंसर्स हैं, समझे, क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल हैं और सिंपल सा सॉल्यूशन है उनका, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, 55 क्या है, 55 कहता है P और Q पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, जो ग्रेटर देन जीरो हो, है ना। क्योंकि अगर आप जीरो इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स को नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जीरो प्लस निगेटिव इंटीजर्स को नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया, P और Q की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। दूसरा क्या है, कंडीशन P इज लेस देन Q, ये भी कह दिया, और P प्लस Q इक्वल टू K। अब कह रहा है K की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जिसमें P और Q की यूनिकनेस ना आए। ठीक है, मतलब एक P और Q की यही वैल्यू होगी, ये ना आए। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या दे रखा है, K 3 4 5 6। K किसी वैल्यू के लिए चेक करना है, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो P प्लस Q अगर K होगा तो P और Q की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, देखते हैं। अगर P और प्लस Q को हम 3 लेते हैं तो एक ही चीज पॉसिबल है, या तो ये 1 प्लस 2 हो या 2 प्लस 1 हो। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि Q जो है P से बड़ा है। तो यहां पर क्लियर हो गया कि P 1 होगा और Q जो है 2 होगा, यानी इसको हमें नहीं लेना है। इससे क्या हो गया कि ये हमें नहीं लेना है, राइट। चलिए दूसरी वैल्यू के लिए आते हैं। दूसरी वैल्यू अगर हम इसको ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 4 ले लेते हैं। 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3, राइट। 3 प्लस 1 तो होगा नहीं, राइट। अब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, यानी यहां से दोनों से हमें यूनिकनेस आ रही है ना। पॉसिबल है नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि Q जो है P से बड़ा है, तो सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, P यहां से 1 आ रहा है, Q यहां से 3 आ रहा है, यानी हमें यहां पर से एक ही वैल्यू आ जा रही है कि P जब भी होगा 1 होगा, Q जब भी होगा 3 होगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग 5 पे चेक करते हैं। ठीक है, 5 क्या कहता है, 5 कहता है 1 प्लस 4। ठीक है, 4 प्लस 1 जो है पॉसिबल नहीं है। 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, ये पॉसिबल नहीं। यानी देखिए ये दो तो ऐसे ही पॉसिबल हो गया, यानी यूनिकनेस नहीं है यहां पर यूनिकनेस नहीं है। P यहां पर 1 हो सकता है, जब होगा तो Q 4। ठीक है, इस केस में या फिर P 2 हो सकता है तो Q 3, राइट। तो यूनिकनेस नहीं है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, राइट। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं। यूनिकनेस का मतलब क्या है कि कोई एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है कि हाँ इसकी यही वैल्यू होगी। ठीक है, तो जैसे यहां पर जब आप 3 ले रहे हैं तो क्या आएगा, P1 Q2, तो हमें ये नहीं चाहिए। 4 लेंगे तो P1 Q3, ये भी नहीं चाहिए। 5 लेंगे तो P1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, Q4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो चलो यूनिकनेस नहीं आ रहा है तो हम इसको ले लेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है। 56 क्वेश्चन जो है नंबर, आप ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है, राइट। 56 क्वेश्चन क्या कहता है, ए पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, टर्न्स लेफ्ट। चलिए यहां पर हम ऐसे ही चल लेते हैं। एक तो जो 4 डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चलने का फायदा है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पूछ ही रहा है इन विच डायरेक्शन ही वॉक्स इनिशियली। तो जिस डायरेक्शन में निकला था वो इसी चारों में निकालेंगे हम, जबरदस्त। अब सिर्फ जब हमें नॉर्थ और क्या नाम है ईस्ट में जाने की बात ही नहीं कर रहा है, तो एक बार भी तो वहां के लिए सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, हमें 4 ही डायरेक्शन में बात कर रहा है, या तो आप नॉर्थ वेस्ट, ये देखिए सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमें ये कह रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो नॉर्थ ईस्ट में निकला होगा सबसे पहले,
या ये वेस्ट की तरफ निकला होगा, या ये साउथ की तरफ निकला होगा, या साउथ वेस्ट की तरफ निकला होगा। इसी चारों में से किसी एक की तरफ निकला होगा। ठीक है, देख लेते हैं। अब उसमें हम सबसे पहले यही मान लेते हैं कि साउथ की तरफ चल रहा है, तो ये 100 मीटर स्ट्रेट गया है अपने हाउस से, ये अपने हाउस से 100 मीटर स्ट्रेट गया है। ठीक है, टर्न्स लेफ्ट। अब देखिए यहां पर आकर के कई बार ना लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने पहले बताया था कि घड़ी की सुई हमेशा सही होती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज राइट होता है। आप अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऑलवेज राइट हर जगह, और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो लेफ्ट। इधर चल रहे हैं तो राइट, इधर चल रहे हैं तो लेफ्ट। देखिए कैसे, अगर आप यहां खड़े हैं, ठीक है, तो आपका राइट कौन हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। आप इस डायरेक्शन में जब आप खड़े हैं तो ये क्या हो गया, आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो इसी तरह, इसीलिए मैंने बोला क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। तो इससे ना टाइम टेकिंग नहीं हो जाता, टाइम बहुत बचता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बताया। तो ए पर्सन 100 मीटर स्टेट्स फ्रॉम हिज हाउस, चल दिया, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, लेफ्ट ये है, अब यहां से लेफ्ट टर्न लिया ये, ठीक है, और फिर 100 मीटर गया, 100 मीटर गया, ठीक है, चला गया। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 300 मीटर, इसका लेफ्ट क्या होगा, सीधे ऊपर एंड 300 मीटर, तो ये 100 मीटर है। ठीक है, देखिए टोटल ये 300 मीटर गया है यहां से यहां तक। ठीक है, 300 मीटर चला गया। अब इसके बाद ये कह रहा है एंड वॉक्स 100 मीटर एंड देन टर्न राइट, राइट का मतलब इधर, फिर ये 100 मीटर गया राइट। इन विच डायरेक्शन he does initially from his house if his office is exactly in the north east direction। देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ गया, कैसे एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कैसे हो गया ये भी देख लेते हैं। देखिए एक तो ये 200 मीटर ये हो गया, क्यों, ये 300 है तो ये कितना हो गया 200 मीटर, ये 100 हो गया है ना, ये 300 मीटर जब था, और ये 100 है और ये भी 100 है, तो कितना हो गया, ये दोनों मिलाकर के 200 200, तो एंगल क्या हो गया इसका, tan थीटा इक्वल टू 200 अपॉन 200 यानी कि 1, यानी 45 डिग्री हो गया, थीटा 45 डिग्री हो गया। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन राइट। देखिए इसमें आपको चेक तो करना पड़ेगा, आप किसी भी डायरेक्शन में रैंडम एक डायरेक्शन में किसी से चलिएगा तो पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट कौन आने की संभावना है। ठीक है, मैंने ऑप्शन में साउथ है तो साउथ से ही चल के ले लिया है। ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे राइट, नॉर्थ वेस्ट से, तो नॉर्थ वेस्ट यहां कहीं है राइट। अगर आप यहां से चलेंगे, मान लीजिए मैं, ये तो हो गया ऑप्शन, ठीक है, कि सीधा सीधी साउथ आएगा। ठीक है, अब मैं एक रैंडम आपको जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलता हूं, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप किधर से निकले थे। किसी भी एक डायरेक्शन को उठा लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप पहले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप किधर चले थे, नॉर्थ वेस्ट चले थे, तो आपने सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट चले, नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन हो गई, 100 मीटर चले, 100 मीटर यहां पर आ गए नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, अब कह रहा है ये एंटी लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट इसका किधर किधर होगा, लेफ्ट ऑब्वियसली इधर होगा। ठीक है, अगर ये 100 मीटर है तो ये तो कभी 100 मीटर क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि आप ये 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री है, 90 डिग्री पे ये आ रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे आ रहा है राइट, तो देख लीजिए ये यहां कहीं पर 100 मीटर लेफ्ट टर्न लिया है। ठीक है, अगर ये यहां पर खड़ा है ऐसे, तो जैसा मैंने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट क्लॉकवाइज राइट, तो लेफ्ट 100 मीटर कहीं आया। अब यहां आकर के अगेन वो फिर से लेफ्ट टर्न ले रहा है, किस डायरेक्शन में, 300 मीटर की डायरेक्शन में,
समझे? एक तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि ये 100 मीटर यहां नहीं आ रहा है, तो कहीं भी जाइएगा तो 45 डिग्री तो ये फिर नहीं पहुंचा पाएगा। जब ये 100 से कम है, ये डिस्टेंस तो 100 होगा नहीं, है ना? तो ये 100 से अगर कम है तो पहुंचा नहीं पाएगा। हाँ ठीक है, तो जैसे चलिए यहां देख लेते हैं फिर भी। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 300 मीटर लेफ्ट। ये यहां पर अगर ये पहुंचा है, देख रहे हैं ये यहां पर से इस डायरेक्शन में आया है, तो कैसे खड़ा होगा? यहां कहीं होगा, ठीक है। इसका राइट ऑब्वियसली क्लॉक इधर इधर, तो 300 मीटर किधर आ गया? इधर कहीं आएगा, है ना? 100 से आगे क्रॉस करते हुए इस तरफ सीधे 90 डिग्री पर टर्न लिया है, तो ऐसे कहीं जाएगा 300 मीटर, ठीक है। और यहां पर के बाद जो है अगेन ये देखिए इस डायरेक्शन में खड़ा है ये आदमी, राइट। देखते मैं बाज बना दे रहा हूं, लेकिन लेफ्ट इधर राइट इधर, समझे? क्लॉकवाइज, ठीक है। और फिर वो टर्न्स राइट, यहां से वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है और 100 मीटर, मतलब देख रहे हैं इधर कहीं आ रहा है और हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इधर नहीं जाएगा। अगर इसको यहां शिफ्ट कीजिएगा तो भी आपको ये, अगर इसको ऐसे क्लॉक रोटेट कीजिएगा तो भी ये यहां कहीं आ जाएगा, नीचे की तरफ यहां कहीं होगा। इसको आप इधर शिफ्ट कीजिएगा तो ये ऐसे फ्रेम सीधा होगा, तो यहां कहीं आ जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। तो अब पहले साउथ वाला ट्राई कर लेते हैं, फिर साउथ वेस्ट ट्राई करेंगे। तो पहले वाले से क्लियर हो जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट तो नहीं होगा। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नहीं हो रहा है तो ऑप्शन बचता है साउथ और साउथ वेस्ट का, ठीक है। तो साउथ वेस्ट एंगल से आप देख लिए नॉर्थ वेस्ट के एंगल से कि साउथ वेस्ट भी नहीं होगा। हमें नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है ना, एग्जैक्टली इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी 45 डिग्री पे ही गया हुआ होगा, ठीक है। तो वो एक ही डायरेक्शन हो सकती है साउथ की, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? साउथ। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली मैंने अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब्जेक्ट की सीरीज में पढ़ाया हुआ है, बस एंगल थोड़ा डिफरेंट है और कुछ नहीं है। देखिए आप मेरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे तो इसमें मैंने 300 डिग्री वाले पे एक करके एक क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे बताया हुआ है कि क्योंकि यूपीएससी ने डिग्री वाले पर आज तक पूछा नहीं था, तो डायरेक्शन में डिग्री आने की संभावना थी, ठीक है, इसीलिए मैंने वो पढ़ाया था। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, ठीक है। एक आदमी है जो 100 मीटर वेस्टवर्ड जाता है, 100 मीटर वेस्टवर्ड गया, ठीक है। अब इसके बाद ये इधर इसका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, फिर से ये 100 मीटर आ गया, लेफ्ट बोल दिया, ठीक है। ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। देन टेक्स 200 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। अब आप ये देखिए यहां पर पहुंच करके ये आदमी खड़ा है, क्या कह रहा है? 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। तो यहां पर एक आदमी इसको खड़ा है, इसको अब नॉर्थ वेस्ट साउथ बताइए, ठीक है। 200 डिग्री 225 डिग्री जो है क्लॉकवाइज, यानी ये कहां गया होगा? ऐसे कहीं खड़ा है, ठीक है। और कहां? 225 डिग्री, यहां पर से 225 डिग्री, यानी ये डायरेक्शन, समझे? यहां आदमी खड़ा है, जैसे खड़ा है इसके नॉर्थ ईस्ट साउथ बना दीजिए, ठीक है, बना दिए। यहां पर साउथ की तरफ जा रहा है ये, है ना, साउथ मान लीजिए यहां जा रहा है, यहां पर से 225 डिग्री, 225 डिग्री कैसे? ये पहले गया 90, फिर 90, 180 प्लस 45, 225, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, समझे? जहां वो पहुंचा है वहां पर आप ये XY लाइन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कर दीजिए, है ना। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहां पर बना दीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहां पर से सीधे टर्न ले लीजिए जहां वो खड़ा है। अब आप यहां पर से सोचेंगे कि कैसे मैं लेके जाऊं, तो क्या जरूरत है, जहां वो खड़ा
आप धरती पर कहीं भी खड़े हो जाते हैं, चाहे 100 मीटर इधर जाइए उधर जाइए, डायरेक्शन तो हर जगह से दिखती है ना, कि पूरब यही है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, नॉर्थ वेस्ट इधर है, नॉर्थ साउथ इधर है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट इधर है, साउथ वेस्ट इधर है, साउथ ईस्ट इधर है। तो कहीं भी जाइएगा डायरेक्शन मिलेगी ही ना। तो उसके लिए आपको ईस्ट, हर पोजीशन से उसका ईस्ट होता है, धरती की हर पोजीशन से उसका ईस्ट होता है, उसका नॉर्थ होता है, उसका साउथ होता है, उसका वेस्ट होता है। तो ये यहां पहुंचा तो यहां से भी तो ईस्ट इधर ही है ना। अगर इधर ईस्ट है तो ईस्ट हमेशा इधर ही है ना। तो यहां पर से सीधे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इस क्वेश्चन को मैंने एकदम 300 डिग्री पर, वहां यहां 225 डिग्री लिया हुआ है, वहां मैंने 300 डिग्री लिया था, और एज इट इज आपको क्वेश्चन उठा करके यूपीएससी ने दे दिया है। अब जा करके मेरा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है उसमें देखिए, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है ये, ठीक है, डायरेक्शंस वाले में, राइट। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, यहां पर से स्टेटमेंट्स वाले आ गए। अब थोड़ा सा यहां पर से इसको सोचेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिल्क का। अरे आबादी भी तो बहुत ज्यादा है हमारी, प्रोड्यूस करने से क्या होता है, बहुत लोग स्टारवेशन की प्रॉब्लम उनको अभी भी है, तो इसका मतलब ही है कि वो अपना ही कंज्यूम कर जा रहा होगा मैक्सिमम, समझे। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो। एक्सपोर्टर तब होता है ना जब आपके पास कंज्यूम करने के बाद बहुत बच जा रहा हो। आपके पास कंज्यूम करने के बाद बहुत बच जा रहा हो तो आप एक्सपोर्ट करते हैं। यहां तो गाय बढ़ रही है तो आबादी भी तो उसी रफ्तार में बढ़ रही है। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, तो हम दूध जितना पैदा करेंगे उससे ज्यादा खपत ही कर जाते होंगे, तो क्या ही हम एक्सपोर्ट करेंगे उल्टा हमें। लेकिन ये भी नहीं कहता कि इंडिया डज नॉट नीड इंपोर्ट ऑफ मिल्क। क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते, आबादी बहुत ज्यादा है। जो प्रोड्यूस हम बहुत सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर भी हम अपनी आबादी को नहीं दे पा रहे हैं, तब पर भी हमारी आबादी जो है 80 पर मतलब 80 करोड़ से आबादी जो है, आप खुद जानिए, गवर्नमेंट डेटा 80 करोड़ को तो राशन दिया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे आबादी हमारी अभी बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट डेटा जो होता है वो इतना मिनिमम लेके चलता है, महंगाई इतनी ज्यादा है। महंगाई तो भाई अब देख ही रहे हैं दो कि किस हाल में है। उस रेशियो में आदमी का जो इनकम है बढ़ानी है तो क्या होगा, मिल्क का कंजम्पशन ऑब्वियसली बहुत जो है बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आबादी बहुत ज्यादा है, आप बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिल्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर भी आप कंज्यूम कर ले जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप कंज्यूम भी कर ले जा रहे हैं, लेकिन यह भी पॉसिबिलिटी है कि आप जितना आप प्रोड्यूस सबसे ज्यादा कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको घट रहा है तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो इससे दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन। एम और एन की वैल्यूज क्या होगी, वेयर एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स। फिर से इनकी वैल्यू क्या होगी जब एम और एन क्या है, नेचुरल नंबर्स। वापस से राइट। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि एम, और स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, देखिए स्टेटमेंट 1 कर रहा है एम प्लस एन जो है ग्रेटर देन है एम एन से, और एम जो है वो बड़ा है एन से, ठीक है। दूसरा ये भी कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन इज 24, यानी एम इंटू एन जो है वो 24, स्टेटमेंट 2 कह रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि बिना स्टेटमेंट 2 की हेल्प से हम वैल्यूज तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब ये देखना है कि क्या सिर्फ m और n की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। जब प्रोडक्ट mn 24 है
तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 इंटू 24, राइट, 2 इंटू 12, m और n जो है ये प्रोडक्ट जो है ये 24 है, यही सब होगी ना वैल्यू, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 6 24, राइट, वापस 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 24, 12 इंटू 2 24 और 24 इंटू 1 24, राइट। तो सिर्फ इससे ये तो क्लियर नहीं हो रहा है कि m और n की वैल्यू क्या होगी, बहुत सारी वैल्यूज है। चलिए पहला का देखते हैं, पहले के से पॉसिबल है क्या, कह रहा है m और n मिलकर के ग्रेटर देन mn होना चाहिए, यानी 24 से ज्यादा होना चाहिए, m प्लस n की वैल्यू 24 से ज्यादा होना चाहिए और m ग्रेटर देन n होना चाहिए। तो देखिए यहां पर m प्लस n कीजिएगा तो क्या होगा, 1 प्लस 24 ये 25, राइट, 2 प्लस 12 24, 3 प्लस 8 11, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 3 11, 12 प्लस 2 24 और 24 प्लस 1 25, यानी m प्लस n की वैल्यू तो ये आ गई, और ग्रेटर देन mn कौन है, तो देखिए ग्रेटर देन mn सिर्फ दो है, एक ये और एक ये। क्लियर, अभी भी सर क्लियर नहीं हुआ कि m और n की वैल्यू क्या होगी, लेकिन अब तीसरा क्या कह रहा है, m इज ग्रेटर देन n, तो ये कैंसिल हो गया, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, m इज 24 n इज 1, ये यानी दोनों को अगर आप लेंगे तो आपको m और n की वैल्यूज एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सी, कि अगर आप दोनों स्टेटमेंट को लेंगे तभी आप बता पाएंगे वैल्यू, अकेले को लेकर के या किसी एक को भी लेकर के आप नहीं बता पाएंगे, समझे, राइट। तो 59 का क्या हो जाएगा, सीधा सीधी सी, दोनों स्टेटमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं 60 पे। 60 तो आपका बिल्कुल सिंपल है, 60 में कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का टाइम रिक्वायर्ड करने के लिए साइज दे दिया है 12 MB 12 मेगाबाइट्स, और ट्रांसफर रेट जो है 2.5 KB पर सेकेंड। अब ये तो आप लोग सब लैपटॉप से डाटा ट्रांसफर करते हैं, जानते ही हैं, अगर 1 KB को 2.5 KB को ट्रांसफर करने में इतना सेकेंड लग रहा है ना, 2.5 KB को ट्रांसफर करने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो 1 KB को ट्रांसफर करने में कितना लगेगा, 1/2.4 सेकेंड, है ना। और इतना MB क्या हो गया, 1 MB इज, ये मेगा है ना, ये KB में है, तो 3 KB क्या होता है, 1000 KB इज 1 MB, बस। तो ये हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर 3 KB, निकालने में क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड, राइट। ये हो गया 2 5 5000 सेकेंड, यानी क्या टाइम आ गया आपका, यानी दोनों स्टेटमेंट चाहिए तभी आएगा, एक से तो होगा नहीं, तो सबसे सिंपल, ये तो फ्री का नंबर था, ये तो यूपीएससी ने एकदम फ्री का नंबर दिया था, तो 60 का आंसर भी हो गया। 64 देखते हैं। 64 देखिए, मैंने ऑड इवन बहुत बताया है, ऑड इवन जो है वो बहुत बताया है। 64 देखते हैं। कह रहा है व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ x एंड y वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। x और y का क्या बोल रहा है, यूनिक वैल्यू, ठीक है, x और y का यूनिक वैल्यू यानी अलग वैल्यू होनी चाहिए। अब दोनों डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी बोल दिया है, क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं,
नेचुरल नंबर्स है, ये भी बोल दिया। ठीक है, अब कह रहा है स्टेटमेंट 1 एक्स, स्टेटमेंट 1 एक्स बाई वाई इज ऑड, ऑड हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 एक्स बाई वाई इक्वल टू ऑड, तो बहुत सारे हो सकते हैं। हम एक्स और वाई को देख लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू 6 लेते हैं, इसको 2 लेंगे तो 3 आ गया ऑड। इसको 12 लेंगे और इसको लेंगे अगेन 4 तो आ गया 3, है ना। इसको लेंगे 18, इसको 6, तो आपको देख रहे हैं ऑड आ रहा है, यानी एक्स और वाई की कितनी वैल्यू आ रही है, अलग अलग वैल्यूज आ रही है ना। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि यूनिक वैल्यू चाहिए, यानी एक ही वैल्यू वाले में चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो स्टेटमेंट 1 से तो क्लियर नहीं हो रहा है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू 12 है। अब ये क्या क्या हो सकता है, ये क्या क्या हो सकता है, देखिए। तो 2 इंटू 6 12 क्लियर, 6 इंटू 2 12 क्लियर, 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 3 12, यही सारा होगा। अब बोलिएगा तो वो भी ले लूंगा कि 1 इंटू 12 12 और 12 इंटू 1 12। ठीक है, अब किसमें पॉसिबल है कि ये ऑड आए, 2/6 ऑड आ रहा है, नहीं। 6/2 3 आ रहा है, ठीक है। 4/3 एक्स क्या है ना, 3/4 नहीं। 4/3 ऑड नहीं। 1/12 नहीं। 12/1 नहीं। एक वैल्यू यानी यूनिक वैल्यू आ रही है इसमें हमें। क्या यूनिक वैल्यू आ रही है कि एक्स क्या हो जाएगा 6 और वाई 2, एक्स 6 वाई 2। तो दोनों स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब मैंने ऑड इवन जहां पढ़ाया हुआ है वहां मैंने ये सब करवाया है। जहां मैंने ऑड इवन पढ़ाया है वहां इस टाइप, मैं बार बार वहां पर बोला है मैंने कि यूपीएससी सीधा सीधा नहीं देगी क्वेश्चन, ऑड इवन पूछती है लेकिन वो स्टेटमेंट्स के वर्ड में पूछेगी। ठीक है, अगर आप सिंपल सिंपल चाहते हैं, ऐसे है तो सिंपल ही देख लीजिए। और यूपीएससी कैलकुलेटिव देती है, एक क्वेश्चन भी बताइए इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ रहा हो, एकदम सिंपल वे में कैलकुलेशन सब आ रहा है। कहीं आपका वो ये चेक कर रही है कि मैं आप लोग ने वैदिक मैथ्स पढ़ा है कि नहीं। जो बहुत लोग वैदिक मैथ्स की भी क्लासेस लगाना शुरू कर देते हैं कि हमारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कहीं पर भी बहुत टफ कैलकुलेशन देती है, नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो पहले ही बोलती है मेंटल एबिलिटी, राइट। उसको आपका कैलकुलेशन नहीं चेक करना कि आप कितना बहुत स्पीड में कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करेगी वो करवा करके, एक आईएएस से कैलकुलेशन तेज करवा के क्या करेगी, वो आपके सोचने की क्षमता देखती है कि आप सिंपल आप कैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये 64 था। अब 65 देखते हैं। ठीक है, 64 का आंसर भी सी, 65 देखते हैं। 65 क्या कह रहा है, A certain amount was distributed among x, y, z. x, y, z में एक certain amount जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, कर दिए भाई। लीस्ट अमाउंट किसको मिलेगा, अब देखते हैं लीस्ट अमाउंट सबसे कम किसको मिलेगा, देख लेते हैं। x जो है रिसीव कर रहा है 4/5 ऑफ y प्लस z। ठीक है, तो 5x इक्वल टू 4y प्लस 4z, क्लियर हो गया। दूसरा y रिसीव कर रहा है 2/7 ऑफ x प्लस z। देखिए, एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि एक स्टेटमेंट से तो क्लियर ही नहीं होगा, एक स्टेटमेंट से तो क्लियर ही नहीं होगा। अब दोनों स्टेटमेंट से क्लियर होगा कि नहीं ये देख लें। तो 7y इक्वल टू 2x प्लस 2z, राइट, 2x प्लस 2z। अब यहां पर से कुछ बनता है क्या, देखते हैं। यहां पर हम यहां पर से क्या करते हैं, किसी एक को ले लेते हैं। 4z इक्वल टू 5x माइनस 4y, राइट। तो यहां पर पहले दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4z 14y इक्वल टू 4z, 4z क्या लिया हुआ है हमने 5
एक्स माइनस 4y, तो ये हो गया 18y इक्वल टू 9x, यानी कि x इक्वल टू 2y, यानी कि y इक्वल टू एक्स बाई 2। ये तो क्लियर हो गया कि x y से बड़ा है, पहला आ गया हमें x y से बड़ा है, ठीक है। अब इसी वैल्यू को x इक्वल टू 2y को उठा करके हम इसमें डाल दें, x इक्वल टू 2y को उठा करके इसमें डाल दें तो हमें z और y में पता चल जाएगा। x इक्वल टू 2y माइनस 4y, 4z इक्वल टू 10y माइनस 4y, 4z इक्वल टू 6y, यानी कि z इक्वल टू 6y 4y, यानी z इक्वल टू 1/5y। यानी ये भी क्लियर हो गया कि z भी जो है y से बड़ा है। दोनों जगह से देख रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया x भी y से बड़ा है, z भी y से बड़ा है। तो सबसे लिस्ट कौन होगा, जिसको लिस्ट अमाउंट मिला होगा, y होगा। दोनों स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि देखिए पहला तो दोनों क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर हो गया कि एक स्टेटमेंट से तो आ ही नहीं रहा, या तो दोनों गलत हैं, या तो दोनों को मिला के भी निकलेगा, या फिर दोनों को मिला के निकलेगा, या तो ऑप्शन सी होगा या डी। तो मिला करके चेक कर लेते निकलता है कि नहीं निकलता, निकल गया ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया इसका, सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या आएगा, आपको एवरेज निकालना है। देखिए एवरेज वाला भी पढ़ाया हुआ है मैंने। देखिए एवरेज से कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, बस स्टेटमेंट के टर्म्स में दे दिया है। क्या कह रहा है, एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास आर 60, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, ठीक है। एवरेज मार्क्स क्लास का जो है क्या है 60, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है। अब क्या ये स्टेटमेंट 1 और 2 से निकल सकता है क्या, मान लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपका n है, क्या माने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपका n है, n, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 60 इंटू n, आ गया टोटल मार्क्स। अब स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स जो है मार्क्स 70 एंड लोएस्ट मार्क्स 50, ठीक है, ये दे रखा है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि अगर हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स को हटा दें तो एवरेज चेंज नहीं करता है। अगर हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स को हटा दें तो स्टेटमेंट एवरेज चेंज नहीं करता है। अब लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि कितने लड़कों को हाईएस्ट मार्क्स 70 आया है और कितने लड़कों को लोएस्ट मार्क्स 50 आया है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि आधे बच्चों को हाईएस्ट मार्क्स जो है 50 आया हो, 70 आया हो, और आधे बच्चों को 50 आया हो, तब पर भी एवरेज कितना होगा हमारा 60 चलेगा। अब कह रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स को हटा दें तो भी एवरेज चेंज नहीं होगा। तो मान लीजिए कुछ बच्चों को हाईएस्ट मार्क्स 70 आया और कुछ बच्चों को लोएस्ट मार्क्स 50 आया, ठीक है। मान लीजिए 2 बच्चों को इसमें लिया, 2 बच्चों को इसमें लिया, और रेस्ट ऑफ द n-4 बच्चों को कितना आया 60। तो इसको भी अगर सॉल्व कीजिएगा क्या होगा, तो भी आपका ये 60 ही चलेगा। तो भी क्या होगा 240 प्लस n-4 इंटू 60 इक्वल टू 60। यानी क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या होगा, राइट। यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है, क्लियर नहीं हो रहा है, बस 60n इक्वल टू 60n। कितने बच्चों को आया है 70 मार्क्स और कितने को 50, ये जब तक नहीं बताएंगे आप एक्सक्लूड कीजिएगा और बोल दिया कि एवरेज मार्क्स 60 ही रहेगा, तो देखिए 60 क्लियर नहीं होगा हमें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हम आंसर नहीं दे सकते, हम दोनों स्टेटमेंट को यूज करके भी आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि चीजें वहीं रह जा रही हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं कि दोनों को अगर जोड़ भी दें, जिनको एवरेज हाईएस्ट स्कोर आया है और लोएस्ट स्कोर आया है उसको हटा भी दें तो भी एवरेज मार्क्स नहीं चेंज हो रहा है।
तो इसका सिंपल मतलब है कि जितने बच्चों को हाईएस्ट मार्क्स आया है उतना ही बच्चों को क्या नाम है, लोएस्ट मार्क्स आ रहा है, क्योंकि एवरेज 60 है और हाईएस्ट 70 है, लोएस्ट 50 है, तो 70 और 50 का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 60। तो जितने बच्चों को हाईएस्ट मार्क्स आया है उतने बच्चों को लोएस्ट मार्क्स आ रहा है, तभी तो उनको हटाने के बाद आपका एवरेज नहीं बदल रहा है ना। तो ये चीजें तो क्लियर हो जा रही हैं। अब बीच में कितना नंबर किसको कितना नंबर है ये नहीं हो सकता है, बीच में अलग अलग नंबर मिला करके एवरेज 60 हो रहा, लेकिन हाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स और लोएस्ट नंबर मार्क्स आने वाले बच्चों का नंबर सेम होगा, ये तो क्लियर हो जा रहा है, वरना उनको हटाने के बाद एवरेज वही नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हम आंसर नहीं दे सकते दोनों स्टेटमेंट को मिला करके। ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी को समझने की जरूरत है, वो ये नहीं कह रहा कि दोनों स्टेटमेंट के लिए, वो क्या कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट मिलाकर भी हम आंसर नहीं दे सकते, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। ये क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले था वो 66 था, जो एवरेज वाला था, ठीक है, उसका ऑप्शन डी था। अब क्वेश्चन नंबर 67, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 क्या कह रहा है कि 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है एक्स वाई जेड, क्या है, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, इनका सम भी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं। हमें उन तीनों नंबर को निकालना है। क्वेश्चन 1 से कह रहा है कि देना इन तीनों का सम जो है वो लेस देन 23 होना चाहिए। तो 23 का मतलब क्या हो गया, प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, 23 से कम वाले ही होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19, यही सारे 23 से कम है ना। और स्टेटमेंट 2, आइदर एक्स और वाई और जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी 5। तो देखते हैं एक से पॉसिबल है या नहीं, राइट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 5 ही चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट 2 ही चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में एक को मैंने 5 ले लिया, 5 लेने का मतलब y प्लस जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए 23, यानी y प्लस जेड की वैल्यू लेस देन 18। लेस देन 18 का मतलब y और z प्राइम नंबर है, लेस देन 18। देखिए कोई जोड़ के आ रहा है क्या, लेस देन 18, हाँ 5 ले लिया तो 2 प्लस 11, ठीक है। ये क्या आ जा रहा है, दिस वन 11 13 18 कीजिएगा तो ये लेस देन 18 नहीं आ रहा है, दिस वन 13 आना चाहिए ना प्राइम नंबर, इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 18, लेकिन हमें क्या आना चाहिए लेस देन 18। लेस देन 18 का मतलब क्या हो सकता है, या तो 17 हो, ठीक है 17, दो, अगर आप 11 और 2 प्लस 11 लिए तो क्या आ गया 13, यही आ गया ना, दिस वन आएगा 5 प्लस 2 प्लस 11, यही आना चाहिए प्राइम नंबर, यानी 5 प्लस 2 प्लस 11। अगर 2 प्लस इसको लेते हैं तो क्या आ रहा है वो, दिस वन इज लेस देन 18 आना चाहिए, ये सही है। लेकिन अगर हम 2 प्लस 11 लेंगे तो क्या होगा, 11 प्लस 2 प्लस ये 18 आ गया, यानी प्राइम नंबर टोटल नहीं होगा। हमें प्राइम नंबर भी चाहिए, हमें प्राइम नंबर भी चाहिए, यानी ये नहीं होगा, कोई और नंबर होगा। 18 के साथ साथ क्या है कि उसका सम जो है वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए, समझे। 11 प्लस 2, तो ये 17 किसी को जोड़ कर आएगा, क्योंकि 3 प्लस 7 10, 3 प्लस 7 प्लस 10, देखिए 2 प्लस 3 प्लस ये कर लिए, मान लीजिए ये दोनों ले लिए, ये दोनों तो 18 से कम है, लेकिन इसका सम 10, प्राइम नंबर चाहिए, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। 5 प्लस 2 प्लस 5 12, नहीं पॉसिबल है। 5 प्लस 3 प्लस 5
ये कितना हो गया 13, ये 5 तो पॉसिबल ही नहीं है। 7, 15 प्राइम नंबर नहीं है। देख रहे प्राइम नंबर नहीं, हमें प्राइम नंबर चाहिए। और जितना भी लीजिएगा बड़ा वाला तो ले नहीं सकते, क्योंकि 13, 17 प्लस 5 ले लें, अगर मान लीजिए 17 ले लिया, 17 प्लस 5 22 पहले ही आ गया, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। 22 प्लस 25 तो ये भी नहीं पॉसिबल है। उससे नीचे 13 लिया, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 5 21 प्राइम नंबर नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा जितना चेक कीजिएगा एक भी नहीं आएगा। तो पहला 5 स्टेटमेंट 2 से तो पॉसिबल नहीं है, ये क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट 2 से पॉसिबल नहीं है। जितने प्राइम नंबर्स आप निकाल लीजिए स्टेटमेंट 2 से पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको लेस देन 18 जो है, अगर ये कीजिएगा तो y प्लस जेड क्या होना चाहिए, लेस देन 18 नहीं आएगा। ऐड करने पर, किसी भी प्राइम नंबर को आपस में ऐड करने पर आपको इन दिनों को ऐड करने के साथ साथ क्या होना चाहिए, वो भी प्राइम नंबर, तभी तो निकलेगा ना। टोटल का ऐड क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देयर सम इज लेस देन 23। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर इसका सम लेस देन 23 होना तो क्या क्या हो सकता है। एक तो या तो 19 हो सकता है, या 17, या 13, या 11, कुछ भी। तो सबसे पहले मिनिमम वाला प्राइम नंबर जोड़ लेते हैं। लेस देन 10, ये 10 आ रहा है, लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है, यानी 2 3 5 मिनिमम 10, 10 से ऊपर वाला ही प्राइम नंबर होगा, ठीक है। यानी 11, 13, 17 और 19 में से ही कोई आ रहा होगा। अब इससे बड़ा चेक करते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 7 12, देख रहे हैं, यानी 11 भी नहीं होगा। क्यों, मिनिमम छोटा वाला चेक किए हैं, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम इससे एक और बड़ा चेक करते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 11, ये क्या हो रहा है 16, ये भी नहीं हो रहा है। और 3 प्लस 5 प्लस 7, ये क्या हो गया 15, ये भी नहीं हो रहा है। देख रहे हैं, यानी कि आपका 13 भी ऐड करने पर नहीं आएगा किसी को, ठीक है। 17 का चांस है क्या, 17 का देखते हैं। अब इससे बड़ा वाला चेक करते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 7 चेक कर लिया। अब 3 प्लस 5 प्लस 8 11 चेक करते हैं, समझे। पहले 2 प्लस 3 प्लस 11 चेक करते हैं। 11 लेने पर 2 प्लस 3 प्लस 11 चेक करेंगे तो ये फिर से 16, ये नहीं पॉसिबल है। 3 प्लस 5 प्लस 11 लेते हैं, इससे बड़ा जो हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये 3 प्लस 5 कितना हो गया 16 प्लस 3 प्लस 5 16 प्लस 8, ये 19 आ रहा है। ये एक आपको पॉसिबिलिटी बन रही है, ये डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी बन रही है। 3 प्लस 5 प्लस 11 लेने पर ये बन रही है, ठीक है। जो 19 क्या है, 19 आपको लेस देन 23 भी है और एक प्राइम नंबर भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो बस आपको ये चेक करना होगा, ये 2 मिनट का काम है इसमें, क्योंकि इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, कि थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये ज्यादा टफ है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा प्राइम नंबर नहीं दे रखा है ना, छोटा सा प्राइम नंबर है 2 से लेकर बस ये। यानी चीजों को आप शांतिपूर्ण ढंग से देखिएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा, तो पता चल जाएगा, ठीक है। 5 ले लीजिएगा तो आएगा ही नहीं, ऐड ही नहीं हो रहा है, कोई ऐड करके प्राइम नंबर नहीं आ रहा, राइट। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है क्या x प्लस वाई इंटीजर होगा, ये पूछ रहा है, होगा या नहीं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि 2x प्लस वाई इंटीजर है, ये तो पता चल गया। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि x प्लस 2y ये भी इंटीजर है। देखिए अब इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। पहला स्टेटमेंट 1 अलोन बता सकता है क्या 2x प्लस वाई इंटीजर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इंटीजर का मतलब फ्रैक्शन को छोड़ करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 2 इंटू 1 प्लस 3, ये इंटीजर आ गया, यहां पर ये स्टेटमेंट राइट हो गया। अब हम एक फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं x की, 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 3, ये भी इंटीजर हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 था, ये भी इंटीजर हो गया, ठीक है। तो x प्लस वाई, तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस 5,
और y की वैल्यू 3 यानी 4 प्लस 4.5, राइट। ये तो इंटीजर नहीं है, यानी स्टेटमेंट 1 गलत। सेम आप इसी चीज को पलट के x और y के, x और 2y के लिए ले लीजिए, ठीक है, तो वो भी गलत, राइट। तो ये दोनों तो आप सिर्फ नहीं बता पा रहे हैं, राइट। अब देखते हैं क्या कि दोनों मिला करके बता सकते हैं क्या, दोनों आपस में मिल करके बता सकते हैं स्टेटमेंट, इन दोनों को मिला करके दिया जा सकता है। देखते हैं 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y, ये एक इंटीजर है, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई क्या आ गया, इंटीजर है। हमें तो x प्लस वाई के बारे में जानना है ना, तो x प्लस वाई क्या हो गया, इंटीजर बाई 3। अब मान लीजिए यहां पर दो वैल्यू पॉसिबल है, एक ऑड और एक इवन, एक 21 ले लिया और एक 22 ले लिया। इस केस में तो इंटीजर आ जाएगा, लेकिन इस केस में फ्रैक्शन आ जाएगा, इसीलिए ये नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों को मिला करके भी हम आंसर नहीं दे सकते। मैंने इंटीजर वाले पर ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, आप जाकर के देखिए, जब मैंने इंटीजर्स पढ़ाया है तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि स्टेटमेंट लेकर के ही करवाया है, क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी आपको सीधा सीधी, आपको मैं सारा रेफरेंस दूंगा, सारा का सारा रेफरेंस दूंगा, जाकर के मेरा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज ही देख लीजिए, जिन्होंने देखा होगा उसको आराम से ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के दिख जाएंगे। जहां मैंने इंटीजर्स पढ़ाया है वहां भी पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 क्या कह रहा है, ए पर्सन बाय 3 आर्टिकल, 3 आर्टिकल है, P प्लस क्यू प्लस आर को कितने में लेता है, 50 रुपये में लेता है। कह रहा है क्या कि प्राइस जो लिस्ट है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज 16, विच इज लिस्ट, जो लिस्ट प्राइस है वो आपको 16, ठीक है। अब तो प्राइस ऑफ आर्टिकल P क्या होगा, P का प्राइस क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R, ठीक है। ये R से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो वो इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है। इससे नॉट मोर देन दैट ऑफ R, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, समझे, वो उससे ज्यादा ग्रेटर देन नहीं होगा, नॉट मोर देन दैट ऑफ R, तो इक्वल हो सकता है या कम होगा। दूसरा स्टेटमेंट 2, कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर लेस ये P, यानी अब दोनों एक ही साथ कह रहा है, समझे, दोनों एक ही, कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P, ठीक है। अब देखिए अगर लीस्ट वैल्यू इसकी है P प्लस क्यू प्लस R, समझे, ये आपको 50 है, राइट। लीस्ट वैल्यू 16 है, मान लेते हैं Q की वैल्यू लीस्ट है और वो 16 है, तो P और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 50 माइनस 16 यानी 34। 34 किस किस केस में आ सकता है, 34 दो केस में आ सकता है, 16 और 18, या 18 और प्लस 16, या 17 प्लस 17, यही 3 केस में आ सकता है। ये दोनों अगर सिंगल देखें कि P इज लेस देन R, P इज लेस देन इक्वल टू R, तो यहां पर दो केस बन जाता है कि P R से छोटा हो और P इक्वल टू R हो, तो यहां पर ये दोनों बन जाता है ना, ये यहां ये दोनों बन जाता है। और अगर इससे चलें, अगर हम इससे चलें, ये वाला फॉलो करें, तो दो केस बन जाता है, एक ये एंड एक ये, तो ये दोनों हो जाएगा। यानी इससे अकेले आप चलिएगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये दोनों सिचुएशन मानिएगा तो एक ही चीज निकलेगी कि P इक्वल टू R, P R से छोटा ना हो, समझे। दोनों क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P, ये वाला, यानी कॉस्ट ऑफ R इज लेस देन इक्वल टू P, राइट, ये कह रहा है। तो दोनों केस में क्या हो गया कि सबसे बेस्ट आंसर क्या हो गया, यानी P और R बराबर,
दोनों को मिला लीजिएगा आंसर तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक को लीजिएगा, किसी भी एक को लीजिएगा, तो दो तरह के आंसर आएंगे, तो आपको पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी, किसी एक से नहीं बता सकते। एक केस में कह रहा है कि P जो है R से छोटा और बराबर है, दूसरे केस में कह रहा है R P से छोटा और बराबर है, यानी दोनों केस को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, P R के बराबर है, समझे। लेकिन एक को लीजिएगा तो दो आंसर आ जाएंगे। पहला लीजिएगा तो 16 और 18 और 17 17, दूसरा लीजिएगा तो 18 और 16 17 17, तो दोनों केस में आपको एक आंसर नहीं आएगा, पी और आर आप वैल्यू नहीं बता पाइएगा आर्टिकल की, ठीक है। क्यू का 16 दे रखा है सिंपली। क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है कि पी क्यू आर एस आर सेपरेटेड अपियर्ड इन अ टेस्ट। एक टेस्ट में पी क्यू आर एस अपियर्ड होते हैं। कह रहा है क्या कि पी क्या मतलब हैज पी स्कोर्ड मोर देन क्यू, क्या पी जो है आपको क्यू से ज्यादा स्कोर किया है, ये बोल रहा है। चेक करना है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इक्वल टू सम ऑफ मार्क स्कोर्ड बाय आर प्लस एस, ये कह रहा है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय पी प्लस एस इज मोर देन सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय क्यू प्लस आर, राइट, ये कह रहा है। दो स्टेटमेंट कह रहा है, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि पी ने क्यू से ज्यादा किया है। अब एक बात बताइए, स्टेट अलोन से तो बिल्कुल नहीं बता सकते, एक ही स्टेटमेंट से तो बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों, P प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस, पी प्लस एस ग्रेटर देन, तो दोनों में से क्लियर नहीं हो रहा है। अब दोनों को मिला करके बता सकते हैं कि नहीं, वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ पूछ रहा है P और Q के बीच रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो हम यहां पर से क्या करते हैं, यहां से Q को निकाल लेते हैं। Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा कि R प्लस एस माइनस पी, है ना। तो P प्लस एस इज ग्रेटर देन, सॉरी यहां पर से हमें P और Q के बीच निकालना है ना, तो R प्लस किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर से R की वैल्यू निकाल लिए, P प्लस क्यू माइनस एस, तो P प्लस एस ग्रेटर देन Q हो गया, R क्या हो गया, P प्लस क्यू माइनस एस। ये इस तरफ लेकर के आइए, तो यहां पर P कट गया, तो 2s ग्रेटर देन 2q, तो s q से बड़ा हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब या तो उल्टा कर दें, यहां पर उल्टा कर दें, s की वैल्यू निकाल लें, तो p प्लस क्यू माइनस आर, p प्लस क्यू माइनस आर। यहां पर एक चीज, उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए अगर उस केस में देखें कि p प्लस s है, s क्या है, p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन q प्लस आर। यहां पर से क्या हो रहा है, q q कैंसिल हो गया, p ग्रेटर देन r, यानी दोनों केस में p और q के बीच का रिलेशन पता नहीं चल रहा है। p और r के बीच का रिलेशन पता चल गया, s और q के बीच का पता चल गया, लेकिन p और s के बीच का रिलेशन पता नहीं चल पाया रहा है, ठीक है, दोनों इक्वेशन यूज करते हुए भी। तो हम लोग दोनों जो भी स्टेटमेंट है उसको देख करके भी हम उस पे उसको सॉल्व करके भी बता नहीं सकते हैं कि P और Q के बीच रिलेशन क्या है, क्या P Q से ज्यादा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए क्वेश्चन सबको ना सिंपली अगर आप देखिएगा ना तो पास करने लायक तो सीसेट इस बार आराम से दे दिया था। क्वेश्चन को टफ नहीं कहा जाएगा क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले एक क्वेश्चन नहीं दे रखा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए पिछली बार दे रहा था वो नहीं दे रखा, तो इस बार पास, सीसेट को पास करने लायक दिया है इस बार। मेनली देखिए सिंपल नहीं बोलूंगा क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे रखे हैं, स्टेटमेंट में दे रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर बहुत लोगों के लटकने का चांस बनता है। बहुत लोग होंगे जो बॉर्डर लाइन पर ले, तो मॉडरेट, पूरा पेपर ही मॉडरेट है,
कुछ क्वेश्चन, हाँ अगर आप स्मार्ट वर्क किए होंगे और क्वेश्चन को सिलेक्ट कर करके पहले ही 5 मिनट में दे करके क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया हो कि मुझे 30 ही क्वेश्चन करना है, तब तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक लाइन से सारा पेपर किया होगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि एज ऑफ इच पी एंड क्यू इज लेस देन 100। पी का भी 100 है, क्यू का भी 100 है। ठीक है, बट मोर देन 10, बट मोर देन 10। ठीक है, बट मोर देन 10 इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ एज ऑफ पी द नंबर रिप्रेजेंट्स द क्यू। राइट, एक तो पता हो गया कि पी और क्यू की जो एज है वो 11 से 99 के बीच में, 11 से 99 के बीच में। अगर पी की एज आपको एक्स वाई है तो क्यू की एज क्या हो जाएगी, इंटरचेंज कर दीजिए वाई एक्स। यानी एग्जांपल, अगर पी 63 है, ठीक है, तो क्यू क्या हो जाएगा, पी 36 है तो क्यू 63, या पी अगर आपको 54 है, पी अगर 54 है तो क्यू क्या हो जाएगा 45। यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन, यही कहना चाह रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, क्या उनके एज के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, ये पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1, ये तो एग्जांपल दिया था इसलिए इसको हटा देता हूं, कहीं दिमाग में ये ना घुसा लें आप। यही स्टेटमेंट 1 कि P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q। राइट, अब ग्रेटर देन Q में बहुत सारा हो सकता है। 63 इज ग्रेटर देन 36, ऐड कर लीजिए, समझे। 63 इज ग्रेटर देन 36, 54 इज ग्रेटर देन 45, राइट। 71 इज ग्रेटर देन 17। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। एज ऑफ P इज ग्रेटर देन Q, तो सिर्फ एक से स्टेटमेंट 1 से तो नहीं बता सकते। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 से ये पता है कि P की एज जो वो Q से तो ज्यादा है। अब स्टेटमेंट 2 बता देखते हैं। सम ऑफ देयर एजेस, यानी P का और Q का जो एज है वो क्या है, 11 ऑफ 6 ऑफ देयर डिफरेंसेस, P माइनस Q। राइट, सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये क्या हो गया, ये तो हो गया 10x प्लस वाई, और ये क्या हो गया 10y प्लस एक्स। राइट, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, और ये क्या हो गया 11/6 P माइनस Q, यानी 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स। यही हो गया है ना, यही हो गया। तो ये क्या हो गया 11x प्लस 11y इक्वल टू 11/16, 9x माइनस 9y, यानी 11x प्लस y इक्वल टू 6 टाइम्स 11/6 टाइम्स ऑफ 9x माइनस y। 11 कैंसिल, 6x प्लस 6y इक्वल टू 9x माइनस 9y, यानी कि 15y इक्वल टू 3x, यानी कि x इक्वल टू 5y। ये तो क्लियर हो गया कि x जो है 5y है, एज में x जो है 5y है, ये क्लियर हो गया। x जो है वो 5y है, तो x और y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, ये तो हमें क्लियर हो गया है ना कि x 5y है, ये आ गया है। सेकेंड स्टेटमेंट सी अलोन, सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट से हमें ये आ गया है कि x 5y है। तो देख लेते हैं x और y में क्या होता है। x अगर हम x ये हो गया और x इज 5y, राइट। अगर हम y को 1 लेते हैं तो x क्या हो जाएगा 5, है ना। तो उस केस में p क्या हो जाएगा xy यानी कि 51 और q yx। अगर y को 2 ले, y को 2 ले तो x 10 यानी कि p 102 लीजिए, कहानी खत्म। एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, p 51 Q 15।
यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें यहां पर एक ही स्टेटमेंट से होगा, बट कैनॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। अब 74। क्या कह रहा है, मेन स्टेटमेंट है प्रदीप बिकम्स आइदर ए डॉक्टर और प्रोड्यूसर। प्रदीप क्या है, प्रदीप जो है या तो डॉक्टर है या प्रोड्यूसर है। प्रदीप या तो डॉक्टर है या प्रोड्यूसर है, ठीक है, क्लियर है। प्रदीप दोनों नहीं है, या तो डायरेक्टर फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है या पैसा लगा रहा है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों नहीं है, ठीक है। जब भी मूवी होती है, बनती है, तो हर कोई संजय लीला वंसाली नहीं हो सकता है कि पैसा भी लगा रहे हैं और क्या नाम है, प्रोड्यूस भी कर रहे, ये कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं। किसी प्रोड्यूसर को ढूंढा जो पैसा लगाने के लिए तैयार हो, डायरेक्टर लेके आ जो डायरेक्ट करता है कि हाँ कट कट बोलता रहता है, नाचो गाओ हंसो, समझे। तो स्टेटमेंट पी कह रहा है, स्टेटमेंट पी कह रहा है प्रदीप डायरेक्टर है। स्टेटमेंट पी कह रहा है प्रदीप क्या है, डायरेक्टर है, बस सिंपली ये बोल दिया है। स्टेटमेंट क्यू कह रहा है कि प्रदीप प्रोड्यूसर है। स्टेटमेंट आर कह रहा है कि प्रदीप डायरेक्टर नहीं है, प्रदीप डायरेक्टर नहीं है। और स्टेटमेंट एस कह रहा है प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है। एकदम सिंपल सिंपल सा है, देखिए कितना सिंपल सिंपल सा लाइन है। पी प्रदीप डायरेक्टर है, क्यू प्रदीप प्रोड्यूसर है, आर प्रदीप डायरेक्टर नहीं है, एस प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, एसपी का पहला से चेक करते हैं। ए क्या कह रहा है, एसपी ओनली। एसपी का मतलब क्या हो गया कि ये प्रोड्यूसर नहीं है, समझे, प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है। और पी का मतलब प्रदीप क्या है, डायरेक्टर है, ठीक है, एसपी सही है। बी देखते हैं, बी पॉसिबल है क्या, आर क्यू ओनली। आर क्यू का मतलब है प्रदीप डायरेक्टर नहीं है, ठीक है, प्रदीप डायरेक्टर नहीं है। प्रदीप क्या है, प्रदीप प्रोड्यूसर है, प्रदीप प्रोड्यूसर है, यानी दोनों सही है, यानी एसपी भी सही है और क्यू भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दोनों सही है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो आप बस नंबर के लिए था। देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो सीधा सीधी नंबर दे रहा है, जो सीधा सीधी आपको मार्क्स दे रहा है, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 75, भाई मैंने बहुत कराया है ये क्वेश्चन को मैंने बहुत कराया, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सिंपल है। ए बी को बोल रहा है ए माइनस बी, उसके बाद ए माइनस बी को बोल रहा है ए इंटू बी, ए इंटू बी को बोल रहा है ए डिवाइड बाई बी, और ए डिवाइड बाई बी को बोल रहा है ए प्लस बी। मतलब कई बार दे रखा होता था ना कि अगर पहले क्वेश्चन कई बार आया है, एडिशन को सब्सट्रैक्शन कहा जाए, सब्सट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन, एंड डिवीजन को एडिशन। यही है कि चार भाई हैं, राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम क्या बन जा रहा है, राम भरत बन जा रहा है, भरत क्या बन जा रहा है, भरत शत्रुघ्न बन जा रहा है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, शत्रुघ्न क्या बन जा रहा है, भरत बन जा रहा है, ठीक है। और लक्ष्मण क्या बन जा रहा है, राम। सबका बस यही चीज है। अगर आपको लगता है दिक्कत कि कैसे होगा, तो देखिए 10 + 30 - 100 × 50 बॉड मास का खेला है, इसको रिप्लेस कर दीजिए। पहले इसको लिख दीजिए 10 30 100 50 25, ये पूरा का पूरा बॉड मास का खेला है। प्लस क्या बन जा रहा है, देखिए प्लस क्या बन जा रहा है, माइनस, माइनस क्या बन जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और डिवीजन एडिशन, ठीक है। बॉड मास में सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों, तो 10 - 30 × 2 + 50। नेक्स्ट अब ये दोनों 10 - 60 + 50। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने,
डिवीजन क्या बन जा रहा है, एडिशन, और मल्टीप्लीकेशन बन जा रहा है आपका माइनस। देखिए यहां गड़बड़ हो गया, मल्टीप्लीकेशन बन जा रहा है आपका a प्लस बी इज a माइनस बी इज a इंटू बी, a इंटू बी मीन्स a डिवाइड बाई b, और a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन हो गया डिवीजन, एंड डिवीजन हो गया एडिशन। सबसे पहले ये करेंगे, ठीक है, राइट। हाँ ये देखिए, ये मैंने यहाँ वही तो मुझे लगा कि क्या कर दिया मैंने, 25। तो अब एडिशन 35 माइनस 60, तो क्या क्या आ गया, -25। देखिए यही हड़बड़ाहट में गड़बड़ हो जाती है, ये इसको सिली मिस्टेक्स कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो वापस तो क्रॉस चेक कर ही लेते हैं अगर वहां पर कुछ नहीं आ रहा हो, क्योंकि ऑप्शन देखिए यहां पर अगर मैं सिर्फ 25 की जगह 50 कर देता तो 0 आ जाता और मैं मार भी देता, क्योंकि 0 ऑप्शन में, सिली मिस्टेक्स से यही सब होता है। ठीक है, तो यहां पर 25 है, राइट, 25 25 -25, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है कि इसको कैसे लेना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो नाम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कर दीजिए कि राम की जगह कौन आया, भरत की जगह फिर कौन आ गया, शत्रुघ्न लक्ष्मण, ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ये सब क्वेश्चन सारे मैंने करवाए हुए हैं, बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। मैं मानता हूं कि मैंने 50% सिलेबस अभी करवा पाया था, बहुत सारे रीजन थे, लेकिन उसी 50% में तो आपका 22 से 25 क्वेश्चन लड़ जा रहा है, और उसमें ही आप पास कर जा रहे हैं, समझे। P मीन्स ग्रेटर देन, P का मीन्स क्या है, ग्रेटर देन। Q का मीन्स क्या है, लेस देन। ठीक है, R का मीन्स नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या हो जाता है, नॉट ग्रेटर देन, पहले इसको समझिए, नॉट ग्रेटर देन यानी अगर मैं ये बोलूं 3 इज नॉट ग्रेटर देन क्या, 2। 3 इज, कोई एक नंबर है नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर का मतलब कोई एक नंबर बड़ा नहीं है, तो क्या हो सकता है, समझे। तो क्या क्या यहां हो सकता है, अगर 3 इज नॉट ग्रेटर देन तो क्या क्या हो, क्या बात हो सकती है, या तो 3 लेस देन हो, यहां जो नंबर हो 3 इस नंबर से बड़ा नहीं है, तो क्या हो सकता है, 3 या तो उस नंबर से छोटा होगा, या 3 उस नंबर के बराबर होगा। यहां क्या क्या हो सकता है, 3 इज नॉट ग्रेटर देन, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, आइदर लेस देन और इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं दिस वन, राइट। इसका यही मतलब होता है, नॉट ग्रेटर देन को यही देखिए कंफ्यूज करने के लिए, लेस देन इक्वल टू को मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू को ये लिख सकता हूं। उसी तरह एस के बारे में बोल रहा है नॉट लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इसका यही मतलब हो गया, राइट। और टी का मीन्स इक्वल टू, टी को बोल रहा है इक्वल टू। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि क्या क्या कहना चाह रहा है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है 2s 3y इफ इतना एंड इतना 3xt इक्वल टू 4z, यानी इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहला कह रहा है कि 2xs, s का मतलब क्या हो गया, और ये 3xt, राइट, 3xt। तो इसका मतलब क्या हो गया, s की जगह क्या आ रहा है, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, ये हो गया सबसे पहले, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5y, एक ये हो गया। ये कह रहा है कि 3xt, t क्या है, इक्वल टू 4z, यानी x इक्वल टू 4z/3। अब अगर ये दे रखा है देन, तो ये स्टेटमेंट सही है क्या,
देन देन क्या बोल रहा है 9y 8z। यहां क्या है बीच में, अरे यार p 9y p का मतलब ग्रेटर देन, p का मतलब ग्रेटर देन, तो 9y इज ग्रेटर देन 8z। ठीक है, हम इसको किस पे चेक कर लेंगे, हम इसको चेक कर लेंगे यहां पर, राइट। इसको अगर हम चेक करना चाहें तो किस पे चेक कर लेंगे, सिंपल x के टर्म्स में ले जाकर चेक कर लेंगे। अगर x ये भी पॉसिबल है तो z इक्वल टू 3x/4 भी पॉसिबल है, 3x/4, राइट। और x अगर ये है, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x इक्वल टू ग्रेटर देन बाई 3y, राइट, तो 2x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, है ना। यानी यहां पर से इस चीज को देखा जाए, इस चीज को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y को देखा है ना, यहां पर से अगर इसको पुट कीजिए y इक्वल टू 2x/3, बट दिस वन इज ग्रेटर देन 9y। अगर इसी को ऐसे लिखिए तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 2x/3 ग्रेटर देन 9y, यही है ना ये, राइट, 2 3। यानी यहां पर जो 6x ये क्या है, ये इससे ग्रेटर देन है या नहीं, ये देखिए ये कहना चाह रहा है 9y इज ग्रेटर देन 8z, राइट, 9y इज ग्रेटर देन 8z, तो ये पॉसिबल है, हाँ, ये 6x। देखिए यहां भी 6x, तो क्या पॉसिबल है, यहां भी 6x आ रहा है, ये भी 6x, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये इससे बड़ा है, तो ये गलत हो गया। ये 6x इक्वल टू 6x आ रहा है, जबकि ये कहना क्या चाह रहा है कि ये इसका अमाउंट जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, यानी 6x से ज्यादा बड़ी क्वांटिटी आनी चाहिए, नहीं आ रहा है, 6x आ रहा है, तो 6x 6 से बड़ा तो होगा नहीं, 6x इक्वल टू 6x, ये पॉसिबिलिटी है नहीं, ये गलत हो गया, राइट। ये वाला गलत हो गया। उसी तरह स्टेटमेंट 2 चेक करेंगे, ये आ चुका है r इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, s का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू एंड t का मतलब इक्वल टू x q 2y, और ये है आपको y r z। देखिए फिर से वही चीजें आ रही हैं, x q 2y यानी x इज लेस देन 2y, और y जो है r है लेस देन इक्वल टू z, ये कह दिया। अब कह रहा है कि देन x r z, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू z, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये देखिए यहां से देख लेते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट को उठाइए तो इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया x इज लेस देन इक्वल टू y, देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट ये हो गया, समझे, और y इज लेस देन इक्वल टू z, ये हो गया। तो ये चीज तो अगर यहां से देखिएगा तो x/2 इज लेस देन इक्वल टू y, और ये लेस देन ये z, क्या क्या पॉसिबिलिटी है x का 10, ये हो गया आपको लेस देन होना चाहिए तो 6, लेस देन होना चाहिए तो 7, लेकिन x क्या है, x 10 है ना, x/2 इज लेस देन y, समझे, यहां x क्या है 10, y क्या है 6, z क्या है 7, देखिए x इज ग्रेटर देन z आ रहा है, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना। मिलाइए, इस दोनों से क्या इक्वेशन बन रही है, इस दोनों से मिलाकर ये बन रहा है कि x/2 इज लेस देन y और y इज लेस देन z, ये तो सही है, लेकिन x को अगर हम 10 लें, y को 6 लें, और ये तो 5 आ जा रहा है, 5 इज ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 7, ये सेटिस्फाई हो रहा है,
लेकिन x क्या है 10 और z 7, तो x क्या हो गया z से बड़ा, ये भी कंडीशन है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2। धरफाना नहीं है, आराम से देखना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। और ये मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है बहुत सिंपल ढंग से। क्वेश्चन इतना टफ नहीं था समझे। ये दोनों क्वेश्चन तो आपको 77, 78, 79 ये सब में तो सिंपल सिंपल सो क्वेश्चन थे, आपसे हो जाने चाहिए थे। ये कह रहा है कि ABCD, मैंने आपको सजेशन दिया था कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के पीछे में A से लेकर M तक और 1 2 3 से 13 फिर 14 से लेकर 27 N से Z तक लिख लेने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये क्या हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आ गया 40, ये क्लियर है, ठीक है। दूसरा कह रहा है EFGH, ये क्या आ रहा है देख लीजिए, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 आ गया 1680, ये भी सही। यानी क्या हो रहा है, सीधी सी चीज हो रही है, यानी अब IJKL, ठीक है। अगर ये आपको बोले तो ABCDEFGH IJKL, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आपका 11880। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए अब इसमें मैंने बोला था ना कि अगर ऐसा कुछ है तो आप एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना कि क्या रिलेशन बन रहा है। ये तो दूर से ही दिख रहा है कि A1 2 3 4, तो मुश्किल से 30 सेकेंड भी नहीं लगा होगा सॉल्व करने में। नेक्स्ट वाला का भी वही है, कह रहा है पॉट को हम लिख सकते हैं ATOP, ट्रैप को लिख सकते हैं अपार्ट। देख रहे हैं क्या हो रहा है दोनों में, इस दोनों में एक ही चीज हो रही है, A एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और इसको रिवर्स कर दिया गया है, A एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और इस पूरे को रिवर्स कर दिया गया है, समझे। P यहां आ गया, रिवर्स किया गया, P यहां फिर A यहां फिर R यहां, पूरा रिवर्स ऑर्डर। ये तो मैंने सेम एक बताया हुआ है, सेम बताया हुआ है रिवर्स करने पर कैसे आता है, एग्जैक्टली सेम, समझे कि रिवर्स करने पर कैसे होता है। ARENA, आप लोग मेरा जाकर के देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लड़े हुए हैं। तो एक तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A एक्स्ट्रा ऐड करना है, A एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब रिवर्स करना है तो A पहले आ गया, फिर N आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, AANERA, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। अब 78 देखते हैं। क्वेश्चंस इतने टफ नहीं थे, पास करने लायक सीसेट था। इस बार यूपीएससी ने, अगर आपको यूपीएससी से बोलिएगा कि सीसेट बहुत टफ दे रहे हैं हटाओ, तो यूपीएससी ने इस बार, देखिए यूपीएससी को इसलिए अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है क्योंकि हर बार टफ नहीं देती यार, कभी टफ देती है, कभी इजी कर देती है, कभी तो थोड़ा सा, लेकिन उससे क्या होता है कट ऑफ ऊपर नीचे भागता है, ठीक है। अब ये है 3 14 39 84-258। देखिए मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, शायद सेम क्वेश्चन ही है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, एक बार मैं देखूंगा दोनों के बीच का गैप क्या है, देखते जाइए। 39 और ये हो गया 45, राइट। अब नेक्स्ट गैप क्या होगा ये देखना है, तो ये यहां से भी क्लियर नहीं हो रहा है, ये देख लीजिए 14। मैंने बोला था ना कि एक गैप से क्लियर नहीं हो तो दूसरे गैप से देखो, ठीक है। तो ये 6 की सीरीज चलने का चांस है, तो यहां पर 26 का मतलब 71 का गैप, 71 का गैप का मतलब 51, देख लीजिए। यहां पर से भी अगर आप इसको गैप को देखेंगे तो नेक्स्ट गैप आपको 30 का आना चाहिए, यानी 10, हाँ क्या आ जाएगा 103, राइट, बन गया है ना। 6 का गैप हो रहा है ना 32, 6 का गैप चल रहा है 6 6 6। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, गैप देख लीजिए। अब इससे ज्यादा सिंपल रीजनिंग मतलब क्या देगी रीजनिंग में, इससे ज्यादा सिंपल यार कि बस आपको गैप देख करके सॉल्व कर देना। इससे ज्यादा सिंपल अगर आप रीजनिंग सोचते हैं तो ये बेकार वाली बात है, क्योंकि यार इससे सिंपल रीजनिंग क्या होगा। मैंने रीजनिंग में गैप निकालते हुए कितनी बार बोला है कि गैप देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो गैप का गैप देखिए, एक सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है। नहीं हो रहा है तो इसमें बहुत बार देख सकते थे क्या ये इसका मल्टीप्लिकेशन करके हो रहा है। बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे, देखिए गैप लेकर के जो बनाए होंगे उनका तो 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे किए होंगे।
बहुत लोग ऐसे किए होंगे 3 इंटू 4 प्लस 2 14 हुआ। अब यहाँ पर फिर 14 इंटू 2 प्लस 11, या फिर 14 इंटू 3 माइनस 3, तब जाकर 39 हो रहा है। फिर 39 इंटू 2 प्लस 6। तो ऐसे करके मतलब सीक्वेंस नहीं आपका बैठेगा। आप देख लीजिएगा, आपका सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ गड़बड़ हो रही है, सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। तो स्क्वायर करके देख लीजिए, स्क्वायर करके देखिएगा तो आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर आपको आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 3। ये सब आ रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं बैठने दे रहा। फिर 3 का स्क्वायर प्लस 5, समझे नहीं? तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये नहीं बैठेगा, यहाँ पर 16 का स्क्वायर प्लस 2, क्या कोई सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है, समझे? तो आपको जब सिंपल ढंग से सॉल्व हो रहा हो तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? अब जो है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन 80, समझे? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सम कोड लेटर्स पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ये कुछ भी हो सकता है, 4 5 10 12 15, कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद कह रहा है इफ q माइनस एस इक्वल टू 2s, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, q इक्वल टू 3s, ये तो क्लियर हो गया। q जब भी होगा 3s होगा, यानी यहां पर देखिए 3 के मल्टीपल में कौन कौन है, 12 और 15, यानी q की वैल्यू 2 ही हो सकती है। q की वैल्यू यहां पर 2 ही हो सकती है, आइदर 12 और 15। अगर ये 12 होगा, आइदर 12 और 15, अगर 12 होगा तो 3 इंटू 4, एस की वैल्यू 4 हो जाएगी, और अगर 15 होगा तो 3 इंटू 5। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है कि Q जो है होगा 12 15 होगा, और S जो होगा 4 या 5 में से कोई एक होगा। एक हो गया कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्लियर हो गया। कंडीशन 2 कह रहा है आपको T इक्वल टू R प्लस एस प्लस 3। देखिए R प्लस एस प्लस 3, अब यहां पर कौन सा नंबर हो सकता है इतने ही नंबर में? S 4, या तो 4 है या फिर 5 है। तो देख लीजिए S अगर 4 है, S अगर 4 है तो 4 इंटू 3, तो यहां पर क्या होगा, S ही 4 या 5 में है, ठीक है? तो R या तो 5 हो सकता है या 10 हो सकता है, या तो 5 या 10 होगा, ठीक है? यही होगा। अगर ये 5 होता है तो 5 प्लस 9 ये 13, ये 12 हो जाएगा। 10 तो पॉसिबल नहीं है, 10 तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हां, अगर ये 5 होता है, एक तो ये हो गया 12 की पॉसिबिलिटी, अब एक 5 की पॉसिबिलिटी, ये 5 होता है तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कुछ, 3 तो है ही, ये 3 दे रखा है, राइट? देखिए 3, यहां पर क्या क्या हो सकता है, R की वैल्यू 5, S को 5 लिया तो 5 प्लस 8, यहां 4 हो सकता है, तब 12 वापस से। अगर S को 5 लिया तो 12, यही दो पॉसिबिलिटी आ रही है टी की, कि अगर S को 4 लिया, S को 4 लिया तो T, तो R या तो 4 या 4 ही हो सकता है। अगर 4 होगा तो 12, S को 4 लिया तो 5 तो 12, और तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं रही, और तो कोई 15 आने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि R प्लस एस प्लस 3 को अगर आप 15 करते हैं तो R प्लस एस इक्वल टू 12, और S क्या हो सकता है, या तो 4 या तो 5। 4 लीजिएगा, है ना, 4 लीजिएगा तो R की वैल्यू 8 आएगी, और अगर 5 लीजिएगा तो R की वैल्यू 7 आएगी। यही पॉसिबिलिटी है ना, राइट? दोनों में से कुछ भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा, ना 8 ना 7, तो t की वैल्यू 15 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो t की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो t की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 12। यानी हमें t पता चल गया, t पता चल गया कि t तो 12 होगा। अगर t 12 होगा तो q क्या होगा, 15 हो गया ऑटोमेटिकली, q 15 हो गया।
क्यों? क्योंकि Q की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 12 या 15। अगर Q 15 है तो S क्या हो गया? 3। ये भी क्लियर हो गया। अगर S 3 है, ठीक है, S क्या हो जाएगा? सॉरी 5 हो जाएगा ना, हाँ, S 5। S अगर 5 है तो इससे देख लीजिए, T इक्वल टू R प्लस S प्लस 3। यहां आया था कि S अगर 5 हो तो आपको क्या आ जाएगा? R, ये 12 है, ये 5 प्लस 3, तो R आपको 4 हो जाएगा। R 4 हो जाएगा तो आपको P 10 हो जाएगा, यानी सबकी वैल्यू आ गई, R 4 P 10। देखिए समझाने में ये लेंदी हो जाता है, समझाने के टाइम पे ही लेंदी होता है बस, लेकिन सॉल्व करने के टाइम पे लेंदी नहीं होता। सॉल्व करने के टाइम फटाफट सॉल्व होता है। तो P प्लस R माइनस 2T, तो P हो गया आपको 10, R हो गया 4T, आंसर 2। ठीक है, राइट। तो इस तरह आपका सारा मैंने सीसैट का जो भी आपका सॉल्यूशन था, ठीक है, जो अदर देन कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट था वो दे दिया। कॉम्प्रिहेंशन का भी सॉल्यूशन यहां पर लिख दिया जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। और इस तरह आप देखेंगे कि सीसैट बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था, क्योंकि लैंग्वेज में दिया होता है, बहुत बार समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स भी प्रैक्टिस की चीज है। जिस तरह सालों भर आप पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आपको सीसैट भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना सीसैट पास किए हुए जीएस चेक नहीं होगा, और बिना जीएस चेक किए, और जब जीएस चेक ही नहीं हो पाएगा तो फिर कितना भी मेंस की तैयारी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं। तो सीसैट पढ़ना बहुत जरूरी है। और सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन तो मैक्सिमम लोग कर ले जाते हैं, लेकिन जो एप्टीट्यूड का पार्ट है वो प्रैक्टिस मांगता है, जो मैथ्स का पार्ट है वो प्रैक्टिस मांगता है। देखिए आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इनको दोनों सॉल्यूशन निकालने में 2-2.5 घंटा लग गया, ये वो, हम कैसे 2 घंटे में कॉम्प्रिहेंशन के साथ पढ़े? तो भाई हमने सॉल्यूशन आपको समझाया है, सॉल्व नहीं किया है, एक एक करके आपको समझाया है। तो जो सॉल्यूशन आपको समझाने में इतना एक्सप्लेन करने में 2.5 मिनट लगता है, उसको सॉल्व करने में तो 40 मिनट 45 मिनट ज्यादा क्या लगेगा, है ना। तो वो भी तब जब आ रहा हो। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, 25 से 30 क्वेश्चन सिलेक्ट, पहले 30 क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिएगा, वो भी नहीं हो रहा है तो 20 एक्यूरेट सॉल्व कर लीजिए, और बाकी कॉम्प्रिहेंशन में 10 ले जाइए। 12 से 15 क्वेश्चन हो गया आपका सिलेक्शन सीसैट में, है ना। तो आप सब में से जिसको भी ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, ठीक है, वो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं जल्द ही नेक्स्ट जो आएगा उसमें कट ऑफ कितना जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सीसैट मॉडरेट पेपर है, तो इस बार जीएस का जो कट ऑफ है वो थोड़ा पिछले बार की तरह नहीं होगा। जीएस भी इतना इजी नहीं आ रहा है जो देख करके लग रहा है। ऐसा अक्सर होता है कि जो गेट से निकलते ही लोगों को लगता है क्या कि पेपर में अब मेरा 100 क्या नाम है, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में मेरा 150 मार्क्स आ रहा है, तो बहुत लोगों के 120 आते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे घटते 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 90 से भी नीचे चले जाते हैं। और जिनका पहली बार में, कुछ लोगों का वीडियो मैंने सुना क्या कि 150 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई क्या ही मैं बोलूं, आप भी समझ रहे हैं उनके नंबर कितने आ रहे होंगे, ठीक है। यूपीएससी है, मजाक नहीं है, राइट। वो अपने आप को मेंटेन रखती है चीजों को, वो इस ढंग से क्वेश्चन पेपर ही डिजाइन करती है कि वो आपको फंसाए। जीएस में, सीसैट में भी उसने अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश की है, बट लेवल मॉडरेट है, टफ कोई भी क्वेश्चन नहीं है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिंपल भी हैं जो आपको पास कराने के लिए काफी है, ठीक है। मॉडरेट पेपर है और पास करने लायक पेपर था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आएगा वो आपको कट ऑफ कितना जाएगा वो मैं बताऊंगा, और सीसैट के क्वेश्चन का एनालिसिस उसके बाद आएगा। 1 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को जल्दी बता दिया जाएगा कि कैसे बैच स्टार्ट होगा, कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका सीसैट क्लियर हो, आपका जीएस क्लियर हो, और आपको आईएएस बनने का आपका सपना पूरा हो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।